Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my students. Hope you all are fine with the grace of Allah Almighty. My dear students, as you know that this is your third lecture, and after this lecture you will be able to understand the following objectives. Number 1, brief introduction of contract. Number 2, classification of sections according to the specific clause, meaning, definition and conditions of agreement. The next is meaning, definition and conditions of contract, difference between agreement and contract. And in the last, a little assignment will be given to you. और असाइनमेंट आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में मज़ीद एक्सपर्ट हो सकें। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम पॉइंट्स को अच्छी तरह समझने के बाद आप अपने एग्ज़ाम पेपर का भी एक सवाल बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर को एंड तक बहुत अच्छी तरह से समझना है, सुनना है, रिपीट करके बार बार सुनना है ताकि आप इसके एंड में दी गई क्यूरीज़ को भी सॉल्व कर सकें। लेट्स स्टार्ट टू एक्सप्लोर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. This contract law passed from the Indian Parliament in 1872, and Pakistan adopted this law after independence. At the time of imposition, it had 266 clauses, but by the passage of time, few amendments had been made and some specific areas of laws had been separated from contract law. Let's understand this amendment by classification of the following chart. मंदिरजा झील क्लासिफिकेशन को आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं और कुछ स्पेसिफिक लॉज को अलहदा कर दिया गया, जिसको आप इस चार्ट की मदद से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 75 तक के क्लॉजेज डील करते हैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को। इसके बाद सेक्शन 76 से लेकर 123 तक सेल ऑफ गुड्स के सेक्शंस हैं। सेक्शन 124 से लेकर सेक्शन 147 तक डील करते हैं इंडेमनिटी एंड गारंटी। सेक्शन 148 से लेकर सेक्शन 181 तक बेलमेंट एंड प्लेज के क्लॉजेज हैं। सेक्शन 182 से लेकर 238 तक हम एजेंसी से रिलेटेड क्लॉज पढ़ेंगे। सेक्शन 239 से लेकर 266 तक के तमाम क्लॉजेस पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड हैं। सबसे पहले इसमें अमेंडमेंट 1930 में की गई और सेल ऑफ गुड्स के तमाम क्लॉजेस जो 76 से लेकर 123 तक हैं उनको अलहदा कर दिया गया। इसके बाद दूसरी अमेंडमेंट 1932 में हुई और उसमें पार्टनरशिप के तमाम क्लॉजेस को अलहदा कर दिया गया जो 239 से लेकर 266 तक हैं। लिहाजा जो सेक्शंस रह गए हैं वो हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ते हैं, बाकी के ये दोनों अलग स्पेसिफिक लॉ बना दिए गए। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पेपर में अक्सर एक सवाल रिपीट होता रहता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। Let's understand the agreement by its meaning, definition, and condition. According to the meaning, mutual understanding between two or more persons about their rights and duties. यानी दो या दो से ज़्यादा लोग जब किसी एक बात पर मुत्तफ़िक हों तो उसे एग्रीमेंट कहते हैं। चलें अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन कहती है कि एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज़ कॉल्ड अग्रीमेंट। यानी कोई भी वादा जो इस बुनियाद पर किया जाए कि बदले में उसे क्या मिलेगा, यानी कि व्हाट इज़ समथिंग इन रिटर्न।
इस बात को हम एग्ज़ाम्पल के तरीके से इस तरह समझेंगे कि फ़र्ज़ करें मिस्टर मिस्टर बी से कहता है कि अगर तुम मुझे 1,000 रुपये दो तो मैं तुम्हें अपनी बाइक दूंगा, और बदले में मिस्टर बी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। लिहाजा इन दोनों के दरमियान जो डील हुई है उसका मेन पॉइंट कंसीडरेशन है। अब एग्रीमेंट को मज़ीद समझने के लिए हम इसके कंडीशंस पे बात करेंगे। एग्रीमेंट में प्रॉमिस का होना बहुत ज़रूरी है, कंसीडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है, दो या दो से ज़्यादा अफराद का होना भी ज़रूरी है जो मुत्तफ़िक भी हों, और इसके साथ साथ एक और चीज़ कंसेंसस एड इडम का होना भी ज़रूरी है। ये एक लैटिन प्रोवर्ब है जिसका मतलब है सेम इंटेंशन, यानी दोनों पार्टीज़ का पॉइंट सेम हो उस चीज़ से रिलेटेड जिस पर वो ख़रीदारी कर रहे हैं या जिस चीज़ के लेन देन से मुतालिक वो बात कर रहे हैं। कंसेंसस एड इडम को हम मज़ीद इस एग्ज़ाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। सपोज़ मिस्टर ए के पास 3 कार्स हैं और वो अपने फ्रेंड्स में अनाउंस करता है कि मैं अपनी एक कार सेल करना चाहता हूँ, और उनका एक फ्रेंड बिना सोचे समझे ये तय कर लेता है कि मैं वाइट कार को ख़रीद लूँगा। लेकिन जब वो ख़रीदने जाता है तब उसे पता चलता है कि वो वाइट कार तो बेच ही नहीं रहा, वो तो ब्लैक कार बेचना चाहता है। लिहाजा इस पूरी डील में और इस पूरे सिनेरियो में कंसेंसस एड इडम नहीं है, यानी दोनों पार्टीज़ का पॉइंट सेम नहीं है। अगर दोनों पार्टीज़ का पॉइंट सेम है किसी भी चीज़ से मुतालिक तो कंसेंसस एड इडम समझा जाएगा, यानी कि सेम इंटेंशन फॉर द सेम थिंग। अब मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल की मदद से ये समझाऊंगी कि एग्रीमेंट्स की डील्स या ट्रांजैक्शंस किस नौइयत की होती हैं, या किस किस्म के लेन देन को हम एग्रीमेंट में कंसीडर करते हैं। एग्ज़ाम्पल: A promises to sell his watch to Mr. B at rupees 200, and Mr. B is agrees to purchase on the same price. This dealing or transaction comes under the definition of agreement. यानी मिस्टर ए प्रॉमिस करता है कि वो मिस्टर बी को अपनी घड़ी 200 रुपये में सेल करेगा, और मिस्टर बी भी इस बात पर एग्री करते हैं। लिहाजा दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये तय पाता है कि मिस्टर बी मिस्टर ए से 200 रुपये की घड़ी ख़रीदने में एग्री हैं। लिहाजा ये एग्ज़ाम्पल कंसिडर की जाएगी कि इन दोनों के दरमियान जो डील हुई है वो एग्रीमेंट है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और आपको बताना ज़रूरी समझूंगी कि इस डीलिंग को हम इन्फोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि ये एक ज़बानी मुआहदा है। अगर एक दिन के बाद ए मिस्टर बी के 200 रुपये देने के बावजूद भी उसको अपनी घड़ी नहीं बेचता, तो मिस्टर बी के पास राइट नहीं है कि वो कोर्ट में जाकर मिस्टर ए के ख़िलाफ़ केस फाइल करे। तो हम ये भी कहते हैं कि कोई भी कोई भी प्रॉमिस जिसे हम लीगली इन्फोर्स नहीं करा सकते वो एग्रीमेंट में ही शुमार किया जाता है। अब बारी है कॉन्ट्रैक्ट को समझने की। स्टार्ट्स विद द मीनिंग अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन पीपल, यानी लोगों के दरमियान किया गया कानूनी मुआहदा। नाउ कम टू इट्स डेफिनेशन। एन एग्रीमेंट enforceable by law is called a contract. It must meet the following requirements too. There must be an agreement. The agreement must be legal.
The parties must give their free consent. The parties must be competent to create a contract. यहाँ कॉम्पिटेंसी से मुराद ये है कि जो दो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं या मुआहदा कर रहे हैं, वो उनकी एज 18 साल हो, वो जहनी तौर पर बिल्कुल सही हो, साउंड माइंड हो, वो पाकिस्तानी सिटीज़न हो, उन पर किसी भी किस्म का दबाव न दिया गया हो मुआहदे से रिलेटेड, और इस तरह की मज़ीद और बातें हैं जो हम अपने अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्स तभी करा सकते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी सही बुनियादों पर बना होगा, और उसकी सही बुनियादें कॉन्ट्रैक्ट के वो इसेंशियल्स हैं जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमें ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट को किस वजह से एग्रीमेंट से अलग किया गया है। एग्रीमेंट सिर्फ़ दो लोगों के दरमियान मुआहदे का नाम है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के दरमियान कानूनी मुआहदे का नाम है, जिसमें कानूनी तमाम तर नुक्तों का ख़याल रखा जाता है और उसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स किया जा सकता है। My dear precious students, now come to the most important topic of the lecture, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट को भी कवर करता है। दिए गए चार्ट की मदद से आप मुकम्मल तौर पर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के फ़र्क को समझ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फ़र्क है। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग क्या फ़र्क है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। According to the meaning, agreement means when a proposal is accepted by a person to whom it is made with the requisite consideration, it is an agreement. इसका मतलब है कि जब कोई प्रपोज़ल किसी भी शख्स के ज़रिए से एक्सेप्ट हो जाए तो और उसमें कोई कंसिड्रेशन भी हो तो वो एग्रीमेंट है। यानी कि जब सिर्फ दो लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर किसी एक पॉइंट पर उनकी एग्रीमेंट हो जाए, उनकी कंसिड्रेशन हो जाए, वो चीज़ एग्रीमेंट कहलाती है। जबकि व्हेन एन एग्रीमेंट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। जबकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वो होता है, कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसको हम इन्फोर्स करा सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट को हम इन्फोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि वो सिर्फ दो लोगों के दरमियान एक मुआहदा होता है जो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं होता। नाउ अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स देयर इज़ अ डिफरेंस अगेन। एग्रीमेंट के एलिमेंट्स में ऑफ़र होती है और एक्सेप्टेंस होती है। सिर्फ ये दोनों चीज़ें भी अगर होंगी तो एग्रीमेंट डन है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सिबिलिटी इज़ इसेंशियल। यानी कि एग्रीमेंट भी हो और उसको इन्फोर्स किए जाने के लिए भी तमाम ज़वाबित और कवायद व ज़वाबित मौजूद हों। इन द थर्ड पॉइंट अबाउट डेफिनेशन, एग्रीमेंट की डेफिनेशन कानून में सेक्शन 2 सब सेक्शन ई में लिखी हुई है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समथिंग इज़ डिफरेंट, वो सेक्शन 2 सब सेक्शन एच में लिखी गई है। इन द राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पेपर पर लिखा हुआ हो, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो लिखा ना गया हो। नॉर्मली रिटन एंड रजिस्टर्ड, कॉन्ट्रैक्ट का रिटन होना और रजिस्टर्ड होना बेहद ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस पर लीगल ऑब्लिगेशंस लगाई जाएं। डज़ नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, उस पर हम कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये कंपलसरी है। क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसके अंदर लीगल राइट्स, लीगल ऑब्लिगेशंस खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। एंड इन द लास्ट पॉइंट वन इन अदर, इन दोनों में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है कि में कॉन्ट्रैक्ट हर एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जबकि हर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट मौजूद होता है।
every agreement need not to be a contract. In the other hand, in the contract, all contracts are agreements. और ये एग्ज़ाम में भी हमारा सवाल रिपीट होता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो अगर आप इस डिफरेंस को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी चेक योर अंडरस्टैंडिंग। मैंने कुछ ब्लैंक्स बनाई हैं ऑप्शंस के साथ, आप इसको पढ़ें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये लेक्चर समझ में आया है। और इन पर और इस लेक्चर को रिवाइज करके आप ये क्यूरी सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इसके सही आंसर्स पूछ सकते हैं। आई शैल डेफिनेटली रिप्लाई यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर पहले के 2 लेक्चर से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। गुड बाय।